Yes, good morning class 8. A very good morning to all of you. Class 8, as you all know that in last class, we were discussed about chapter number 7. Yes, and the chapter name is Weavers, Iron Smelters and Factory Owners. लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस टॉपिक पे डिस्कस किया था, इस चैप्टर के ऊपर डिस्कस किया था. एंड इन लास्ट क्लास में वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द टॉपिक नेम इज इंडियन टेक्सटाइल एंड द वर्ल्ड मार्केट. हम लोग जब टेक्सटाइल के बारे में पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने बेसिकली इंडियन टेक्सटाइल्स क्या है एंड वर्ल्ड मार्केट में से क्या वैल्यू, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा समझा. राइट. फिर लास्ट क्लास के बाद हम लोगों ने नेक्स्ट देखा वर्ड्स टेल अस हिस्ट्री. कहीं ना कहीं हमने ये भी जाना कि वर्ड्स जो है कहीं ना कहीं इस हिस्ट्री, इतिहास के बारे में बताते हैं. वो कैसे हम लोगों ने देखा था कि कपड़ों पे किस तरह से जो वर्ड्स मेंशन होते हैं, प्रिंटेड होते हैं. राइट. उसके थ्रू हम कहीं ना कहीं जान सकते हैं इस कपड़ों का क्या इतिहास है. इससे रिलेटेड जो भी चीजें हमने उससे पढ़ी थी उस टॉपिक में हमने बहुत अच्छी तरीके से क्लियर किया था. दैट इज वर्ड्स टेल अस हिस्ट्री. ये बात भी सच है कहीं ना कहीं कि वर्ड्स जो है हिस्ट्री के बारे में बयां करते हैं. बेसिकली इस चैप्टर से हम लोगों ने लास्ट क्लास में इन दोनों टॉपिक को अच्छे से समझा था. दैट इज इंडियन टेक्सटाइल एंड द वर्ल्ड मार्केट. हमने जाना था इंडियन टेक्सटाइल में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड है. बेसिकली हमने बात की थी किस तरह के कपड़े, वोवेन कपड़े हैं, क्लॉथ्स हैं, जो कि जिसकी डिमांड कितनी है नॉट ओनली इन इंडिया, इनफैक्ट इन अदर कंट्री लाइक यूरोपियन कंट्री. राइट. उसके बाद से हम लोगों ने देखा था हमारा आज का जो टॉपिक है टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम इंडियन टेक्सटाइल एंड यूरोपियन मार्केट. यस, अगेन इट्स कम इन फ्रंट ऑफ अस इंडियन टेक्सटाइल. पहले हम लोगों ने देखा इंडियन टेक्सटाइल एंड वर्ल्ड मार्केट. वर्ल्ड मार्केट में इंडियन टेक्सटाइल के क्या तुलना की जाती थी, क्या इसके महत्व थे, क्या इसके इम्पैक्ट थे, इसके बारे में हमने जाना. लेकिन अब बेसिकली हम जाने हैं इंडियन टेक्सटाइल एंड यूरोपियन मार्केट. यूरोप में इंडियन टेक्सटाइल की क्या वैल्यू थे, क्या इसने इम्पैक्ट छोड़ा, किस तरह से इसका डिमांड था या नहीं था, या लोगों ने इसे किस तरह से देखा. लाइक दैट. ओके. After that, we are going to discuss who were the weavers. Most important question is that if we are going to discuss this chapter and the chapter name is Weaver, Iron Smelters and Factory Owners, the chapter name starts from the weavers. So we have to know about the weavers. Who were the weavers? What is the work of weavers? Right? इन सब चीजों को बेसिकली हमें जानना बहुत जरूरी है. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द डिक्लाइन ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल. एक तरफ जहां मैं आप लोगों को बताया कि इंडियन टेक्सटाइल के जो वर्ल्ड मार्केट में हम लोगों ने उसका पोजीशन देखा, उसका रैंक देखा, उसको हमने कंपेयर किया. नो डाउट आफ्टर हमने देखा कि इंडियन टेक्सटाइल एंड यूरोपियन मार्केट में से क्या कंडीशन है हम देखेंगे. उसके बाद से अगर नेक्स्ट आते हैं तो एक पॉइंट हमें और मिलता है दैट इज द डिक्लाइन ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल. एक समय ऐसा भी आया था कि इंडियन टेक्सटाइल जो है वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो रहा था, पतन हो रहा था, मतलब कि खत्म होने की ओर बढ़ रहा था. इसके क्या रीजंस थे बेसिकली हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे वन बाय वन. ओके. तो ये है हमारा टॉपिक द डिक्लाइन इन द इंडियन टेक्सटाइल. एंड लास्ट में हम देखेंगे द कॉटन मिल्स कम अप. यस, अगर टेक्सटाइल की बात आ रही है तो कहीं ना कहीं टेक्सटाइल में कॉटन जो है अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. राइट. इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इसके बाद आगे चल के कॉटन मिल्स भी कहीं ना कहीं आगे आए. इसके रीजन जो भी रहे होंगे. राइट. कह सकते हैं हम लोग जैसे कि द डिक्लाइन ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल कहीं ना कहीं डिक्लाइन हुआ होगा. अब इसमें कौन कौन सी चीजें ये पढ़ने के बाद पता चलेगा. तो हो सकता है उसके बाद कहीं ना कहीं कॉटन मिल्स जो है अराइज हुए होंगे, कम सब सामने अपने अस्तित्व में आए होंगे. हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इसके ऐसा होने के बाद हो सकता है कॉटन मिल्स जो है अपने अस्तित्व में आए होंगे, या फिर इनकी डिमांड बढ़ गई, या फिर कौन सी चीजें हैं हम टॉपिक के अंदर देखेंगे. सो दिस इज आवर चैप्टर नंबर 7 फ्रॉम हिस्ट्री, वेवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द थर्ड पॉइंट दैट इज Indian textile and European market. Let's see what is Indian textile and European market in our book. Okay. By the early 18th century, worried by the popularity of Indian textile, wool and silk makers in the England began to protesting against the import of Indian cotton textile. बिल्कुल अभी मैंने आपको लास्ट क्लास में जो हमने बताया था इंडियन टेक्सटाइल की कहीं ना कहीं डिमांड बहुत ज्यादा थी. इंडियन टेक्सटाइल बहुत ही हाईली डिमांडेबल थिंग्स थे. इस चीज को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं यूरोप के जो वेवर्स थे उन लोगों को इस बात की चिंता सता रही थी, इस बात का डर सता रहा था
क्या? बाय द अर्ली 18th सेंचुरी, अगर अर्ली 18th सेंचुरी की बात करें, वॉरिड बाय द पॉपुलरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, जहां इंडियन टेक्सटाइल की इतनी डिमांड बढ़ गई थी, उस बात से, उस डिमांड से उन लोग चिंता होकर, वॉरिड होकर, वुल एंड सिल्क मेकर इन इंग्लैंड, जो वुल और सिल्क मेकर थे इंग्लैंड के, उन लोगों को इस बात की चिंता सताने लगी कि कहीं ना कहीं इंडियन टेक्सटाइल जो इतने डिमांड बढ़ रहे हैं इसके डे बाय डे, तो हमारा क्या होगा? उन लोगों ने क्या किया? प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द इंपोर्ट ऑफ इंडियन कॉटन टेक्सटाइल। उन लोगों ने इंडियन कॉटन टेक्सटाइल के इंपोर्ट के खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्टिंग करना स्टार्ट कर दिया, राइट। इसके बाद कहता है इन 1720 द ब्रिटिश गवर्नमेंट इरेक्ट अ लीगलाइजेशन बैन एंड यूज ऑफ प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल चेंज इन इंग्लैंड। और नतीजतन क्या हुआ? वहां की जो गवर्नमेंट थी उसने क्या किया? एक कह सकते हैं नियम बना दिया, राइट, नियम लगा दिया जिसमें इस तरह की चीजों को, यानी इसको बैन कर दिया, किसको? इंडियन कॉटन टेक्सटाइल जो है उसको बैन कर दिया जाए। बेसिकली चिंट के बारे में यहाँ बता रहा है, प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल चिंट इन इंग्लैंड, राइट। इंटरेस्टिंगली इन दिस एक्ट वाज नोन एज द कैलिको एक्ट। जो इंडियन जो वहां के वेवर्स थे, उन लोगों ने जिस चीज का डिमांड किया था एक्चुअली गवर्नमेंट से, जो कि इंडियन कॉटन टेक्सटाइल है उसको बैन, उसके इंपोर्ट को बैन कर दिया जाए, अदरवाइज ये इतने पॉपुलर हो रहे हैं कि एक समय आएगा कि सिर्फ इसके डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगा और हमारे प्रोडक्ट को कोई पूछेगा नहीं। इसको आके उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, गवर्नमेंट ने फाइनली बैन कर दिया लीगलाइजेशन के तहत, राइट। और उस जो कह सकते हैं वो एक्ट जो पारित किया गया इसको बैन करने के लिए, उस एक्ट को बेसिकली हम जानते हैं, एक्ट वाज नोन एज द कैलिको एक्ट। कैलिको एक्ट से नाम से जान लगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप इसे पॉइंट आउट कर सकते हो पेंसिल से, राइट। नेक्स्ट टॉपिक में अगर आके देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, एट दिस टाइम टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैड जस्ट बिगन टू डेवलप इन इंग्लैंड। और ये वो समय था जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो था इंग्लैंड में बढ़ना स्टार्ट हुआ था, फलना फूलना अभी स्टार्ट हुआ, ये वो समय था, राइट। अनएबल टू कंपीट विद द इंडियन टेक्सटाइल, English producer wanted a secure market within the country by preventing the entry of Indian textile। और वहां के जो वेवर्स थे वो चाहते थे कि कहीं ना कहीं इंडियन टेक्सटाइल की हमारे मार्केट में एंट्री ना हो, बिकॉज ये ऑलरेडी इतनी डिमांड बढ़ चुकी थी, इतना ही पॉपुलर हो चुका था कि उन लोगों को इस बात की चिंता सताने लगी थी, कहीं ना कहीं अगर इंडियन टेक्सटाइल ऐसा ही आता रहा हमारे मार्केट में तो हमारे कपड़ों की डिमांड जो है घट जाएगी। और इस बात की उन्हें चिंता भी सता रही थी आगे चल के बहुत। फिर कहता है द फर्स्ट ऑफ ग्रो अंडर द गवर्नमेंट प्रोटेक्शन वाज द कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री। मैं फिर से बता दूं, द फर्स्ट टू ग्रो अंडर द गवर्नमेंट प्रोटेक्शन। हाँ, गवर्नमेंट प्रोटेक्शन के अंदर एक इंडस्ट्री भी आगे अराइज हुआ, आगे बढ़ा, राइट, उसको कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री के नाम से जाने, राइट। इसमें है इंडियन डिजाइन वी आर नॉट नाउ imitated, right, imitated and printed in England on while muslin on plain अनब्लीचेबल इंडियन क्लोथ। हाँ, जहां एक तरफ वेवर्स ने पूरी तरह से प्रोटेस्ट कर दिया था, पूरी तरह से बैन करवा दिया था इन प्रोडक्ट्स को, वही गवर्नमेंट के अंडर उनकी देखरेख में एक इंडस्ट्री चल रहा था, इसको कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री के नाम जाने लगा। इसमें इंडियन डिजाइन वे नाउ इमिटेटेड। हाँ, इस इंडस्ट्री की खास बात ये थी कि ये बेसिकली इंडियन कपड़े जो भी थे उसका नकल करना स्टार्ट करे, क्योंकि इंडियन टेक्सटाइल जो थे टोटली बैन हो चुके थे वहां पे। वहां के लोग वेवर्स ने इस चीज को गवर्नमेंट से कह के बैन करवा दिया था, गवर्नमेंट ने इसे पास भी कर दिया था, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी, इसकी डिमांड इतनी ज्यादा थी कि वहां के जो वेवर थे इस चीज को कॉपी करने लगे, इसके प्रिंट को कॉपी करने लगे और कॉपी करके अपने मार्केट में उतारना स्टार्ट कर दिए। बेसिकली मुस्लिम यानी मलमल के कपड़े जो है उसको, और फिर अनब्लीचेबल इंडियन क्लोथ्स, इन सब चीजों को लोगों ने नकल करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन आगे देखते हैं क्या हुआ। कंपटीशन विद इंडियन टेक्सटाइल ऑल्सो लीड टू अ सर्च फॉर टेक्नोलॉजी इनोवेशन इन इंग्लैंड। और कहीं ना कहीं इंडियन टेक्सटाइल से कंपटीशन करने के चलते कहीं ना कहीं एक नया इन्वेंशन हुआ इंग्लैंड में। क्या था? इन 1764 द स्पिनिंग जेनी वाज इन्वेंटेड बाय जॉन केयर व्हिच इंक्रीज्ड बाय द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ट्रेडिशनल स्पिंडल्स। हाँ, एक नया चीज का आविष्कार हुआ जो कह रहा है, इंग्लैंड में ये बात है 1764 की। द स्पिनिंग जेनी एक तरह का a machine by which a single worker could operate several spindles onto which thread was spun।
एक तरह का मशीन है जिसपे एक सिंगल वर्कर जो है वो इसको ऑपरेट करता है और नंबर ऑफ थ्रेड्स को क्या करता है, वो बुनता है, उसको बनाता है, राइट। इसको कहते हैं स्पिनिंग जेनी के नाम से जानते हैं, जिसको जॉन केयर ने इन्वेंट किया था 1764 में। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप पॉइंट आउट कर सकते हो। फिर आगे कहता है द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन बाय रिचर्ड आर्कराइट। रिचर्ड आर्कराइट के थ्रू जो स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ था इन 1786 रेवोल्यूशनराइज कॉटन टेक्सटाइल वेविंग। कहीं ना कहीं कॉटन टेक्सटाइल वेविंग जो ये काम चला था, वेविंग का काम, कॉटन टेक्सटाइल वेविंग का, उसमें इस स्टीम इंजन के खोज होने से, स्टीम इंजन के सामने आने से कहीं ना कहीं क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिले थे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता था। मैं फिर से बता दूं, कह रहा है द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन बाय रिचर्ड आर्कराइट। रिचर्ड आर्कराइट के थ्रू स्टीम इंजन का भी इन्वेंशन कर दिया गया, खोज कर दिया गया, राइट। और इतना ही नहीं, 1786 में किया गया। रेवोल्यूशनराइज कॉटन टेक्सटाइल, इसने कॉटन टेक्सटाइल को रेवोल्यूशनराइज कर दिया, दैट मींस क्रांतिकारी बदलाव इसमें ला दिए। कैसे, जरा देखते हैं। क्लोथ कुड नाउ बी वोवन इन इमंस क्वांटिटी एंड चीपली टू, जिसके बाद से क्लोथ जो थे वो बहुत ही विशालकाय मात्रा में प्रोडक्शन होने लगे, राइट। और इतना ही नहीं, सस्ते से सस्ते क्लोथ को बनाया जाने लगा। यहाँ वो चेंजेस देखने को मिले थे। फिर कहता है हाउएवर इंडियन टेक्सटाइल कंटिन्यू विद डोमिनेट वर्ल्ड ट्रेड टिल द एंड ऑफ इंडियन 18th सेंचुरी। लेकिन आप चाहे कितना भी कॉपी कर लो इंडियन कपड़ों के, लेकिन पॉपुलैरिटी तो आखिर में इंडियन कपड़ों की, इंडियन टेक्सटाइल की ही हुआ करती थी। और यही देखो यहाँ भी कह रहा है, चाहे कितना भी कॉपी करो, लेकिन जो इंडियन टेक्सटाइल थे उसके कहीं भी, उसकी तुलना कहीं भी नहीं की जा सकती। कह रहा है हाउ इंडियन टेक्सटाइल कंटिन्यू टू डोमिनेट द वर्ल्ड ट्रेड। हाँ, भारतीय कपड़े जो थे कहीं ना कहीं पूरे विश्व में अपने विश्व में डोमिनेट कर रहे थे, ट्रेड टिल द एंड ऑफ 18वीं शताब्दी के अंत तक भारतीय कपड़ों, भारतीय टेक्सटाइल थे, उनके ही बोलबाला हुआ करते थे, राइट। उनके ही डिमांड बहुत ज्यादा थे। कह रहा है यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी द डच, ये यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी है जिनका नाम मैं बताऊं, द डच, द फ्रेंच एंड द इंग्लिश मेड इनॉर्मस प्रॉफिट्स आउट ऑफ दिस फ्लोरिशिंग ट्रेड। और इस ट्रेड से ये जो यूरोपियन कंपनी थे, द डच, फ्रेंच एंड जो इंग्लैंड थे, इंग्लिश थे, ये लोग कहीं ना कहीं बहुत भारी मात्रा में प्रॉफिट कमा रहे थे इस व्यवसाय से। कहीं ना कहीं आगे बता दूं, कह रहा है द डच, द फ्रेंच एंड द इंग्लिश मेड इनॉर्मस प्रॉफिट आउट ऑफ दिस फ्लोरिशिंग ट्रेड। क्या था? दिस कंपनीज परचेज कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल इन इंडिया बाय इंपोर्टिंग सिल्वर। हाँ, ये कंपनी इतनी चालाक थी कि सिल्वर देकर यहाँ से फाइन क्वालिटी के कॉटन परचेज करते थे, क्योंकि ये कंपनियां जानती थी, समझती थी कि इंडियन कॉटन की कितनी वैल्यू है, इंडियन कॉटन कितने फाइन क्वालिटी के हुआ करते हैं। तो कहीं ना कहीं से परचेज करके अपने कंट्री में ले जाके इसे सोल्ड करना या फिर उसके वोवेन करना, कपड़ों वोवेन करना कहीं ना कहीं फायदे का व्यापार रहा था। तो यहाँ पे एक कंपनियों ने इसे फायदे का व्यापार बना लिया था। कह रहा दिस कंपनी परचेज कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल इन इंडिया एंड importing silver, but as you know in chapter 2, when the English East Indian Company gained political power in Bengal, it no longer had to import precious metal to buy Indian good। हाँ, हमने चैप्टर 2 में भी पढ़ा था, जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने पावर गेन कर लिया बंगाल में, राइट, उसके पास से उतने सिल्वर नहीं या फिर उतने कैसे सिल्वर नहीं हुए करते थे या मेटल नहीं हुए करते थे इंडियन गुड्स को परचेज करने के लिए। तो उस कंडीशन में उन लोगों ने क्या किया था, आगे देखते हैं। इंस्टेड दे कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट्स एंड जमींदार इन इंडिया। तो उन लोगों ने क्या किया कि पीजेंट जो किसान और जमींदार, उन लोगों से टैक्स वसूल करना स्टार्ट कर दिया। आपको याद होगा चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने टैक्स सिस्टम जो है वो किस तरह से स्टार्ट कर किन किन लोगों पर लगाना स्टार्ट किया था। इंस्टेड दे कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट एंड जमींदार इन इंडिया एंड यूज दिस रेवेन्यू टू बाई इंडियन टेक्सटाइल। और इसी रेवेन्यू का इस्तेमाल करके वो इंडियन टेक्सटाइल को खरीदा करते थे और खरीद के ले जाके अपने कंट्री में इसे बहुत ही हाईली प्रॉफिटेबल प्राइस में इसे बेचते थे। और ये बहुत ही अच्छा व्यापार बन चुका था, इसमें बहुत ही इनॉर्मस फायदा हो रहा था इस ट्रेड से कहीं ना कहीं, राइट। तो आगे आते हैं, आगे जो हमारा टॉपिक है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज हु वेयर द वेवर्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ आता है कि वेवर्स कौन थे। हम लोगों ने इतने सब कुछ जाना, हमने जाना इंडियन टेक्सटाइल के बारे में जाना, उसके वर्ल्ड मार्केट से तुलना करी हमने,
वर्ड टेल अस हिस्ट्री, हमने ये भी जाना कि जो शब्द कैसे इतिहास बयां करते रहे। एंड लास्टली हमने जाना इंडियन टेक्सटाइल एंड यूरोपियन मार्केट। यूरोपियन मार्केट में क्या स्थिति हो गई थी, यूरोपियन ट्रेडर्स जो थे, वेवर्स जो थे, वो कहीं ना कहीं इंडियन टेक्सटाइल के जितने भी उसके डिजाइन थे उसको कॉपी करना स्टार्ट कर दिए। फिर भी वो कंपटीशन इंडियन टेक्सटाइल को नहीं दे पाए, राइट। फाइनली हम आगे आते हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं हु वेयर द वेवर्स। अब वेवर्स कौन थे, जरा इस पे ध्यान देते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। ओके, सो लेट्स सी। वेवर ऑफन बिलोंग टू अ कम्युनिटी दैट स्पेशलाइज्ड इन वेविंग। सबसे पहले लाइन में ही क्लियर कर दिया वेवर क्या है, इसको आप पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हो। वेवर ऑफन बिलोंग टू अ कम्युनिटी, वेवर्स एक ऐसे कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं दैट स्पेशलाइज्ड इन वेविंग, जो कि इस वेविंग में बहुत ही स्पेशलिस्ट होते हैं। वो कह सकते हैं, जैसे आपने सुना होगा बुनकर, बुनकर हिंदी में सुना होगा, बुनकर जो होते हैं वो कैसे समुदाय से होते हैं जो कपड़ों को बुनने में बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं। देयर स्किल वाज पास्ड फ्रॉम वन टू अनदर जनरेशन, या फिर कह सकते हैं कि देयर स्किल वाज पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। उनकी स्किल जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास किया जाता था। नो डाउट हम कह सकते हैं कि जैसे कि किसी वेवर्स के पुश्तैनी काम होता है, वो उसके दादा भी वेविंग का काम करते थे, उसके पिता भी करते हैं, लास्ट में वो भी कर रहा है, ये बहुत सच है, राइट। आगे कहता है द तांती वेवर ऑफ बंगाल, the Julahas or Momin weavers from North India, Sale and Kaikolar and Devan from South India are some of the communities from the weaving। अगर कोई ये क्वेश्चन है इसे भी अंडरलाइन कर सकते हो आप लोग। अगर कोई पूछे कि कुछ पॉपुलर वेवर्स कम्युनिटी के नाम बताओ, तो हम कह सकते हैं द तांती वेवर्स फ्रॉम बंगाल, राइट, द जुलाहास एंड मोमिन वेवर्स from North India, and Sale and Kaikolar and Devgan from the South India are some of the community famous for weaving। ये ऐसे कम्युनिटीज हैं जो कि बेसिकली वेविंग के लिए ही ये जाने जाते हैं, राइट, चाहे वो नॉर्थ इंडिया में हो, साउथ में हो या ईस्ट और वेस्ट में हो। आगे देखते हैं। The first stage of production was spinning, a work done by mostly women। हाँ, इसका सबसे पहला जो होता है वो स्पिनिंग का काम होता है, कताई करना, ठीक है, जो कि बेसिकली महिलाएं किया करती हैं। और इतना ही नहीं, द चरखा एंड द टकली वेयर हाउसहोल्ड स्पिनिंग इंस्ट्रूमेंट। चरखा और टकली एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, हाउसहोल्ड इंस्ट्रूमेंट हुआ करते थे, जो कि बेसिकली वेविंग के काम के लिए लाए जाते थे। कह रहा है When the spinning was over, the thread was woven into cloth by the weaver। और जब भी स्पिनिंग का काम जब खत्म हो जाएगा तो कहीं ना कहीं वेवर जो थे उसको उस थ्रेड से कहीं कपड़े बना देते, कपड़े को बुनकर कह सकते हैं बुनने का काम करते थे, जो बुनकर हुआ करते थे वो लोग इस तरह काम करते। The thread was spun on the charkha and rolled in the takli। When the spinning was over, the thread was woven into a cloth by the weaver। In most community weaving was a task done by men। हाँ, कह सकते हैं बहुत सारे कम्युनिटी में जो वेविंग का टास्क था वो मैन के थ्रू भी किया था। अभी भी मैंने आपको पहले बताया था, फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन वाज स्पिनिंग, अ वर्क डन बाय मोस्टली बाय वुमेन। वुमेन के थ्रू क्या था, लेकिन बहुत सारे ऐसे कम्युनिटीज भी थे जिसमें इस तरह के काम को बेसिकली मैन किया करते थे। फॉर कलर टेक्सटाइल द थ्रेड वाज डाई बाय द डायर। और कलर टेक्सटाइल यानी रंगीन कपड़ों के लिए कपड़ों को रंगने का काम जो है वो डायर करते थे, रंगाई, ठीक है, नोन एज द रंगरेज, जिसे हम रंगरेज के नाम से जानते थे। जो रंगीन कपड़े आप देखते थे उस समय जब वो बनते थे तो उसे रंगने का काम जो करते थे उसे बेसिकली हम रंगरेज के नाम से जानते हैं। फॉर प्रिंटेड क्लोथ्स द वेवर नीडेड टू हेल्प ऑफ स्पेशलिस्ट ब्लॉक प्रिंटर्स नोन एज द चिपीगार्स। हाँ, और इतना ही नहीं, जैसे कि रंगने की बात तो आ गई, कपड़ों को कलर करने की, डाई करने की, तो वो डायर्स का काम बेसिकली हुआ करता था, जिसे हम रंगरेज भी क्या कहा करते थे। लेकिन कह रहा फॉर प्रिंटेड क्लोथ द वेवर्स नीडेड द हेल्प ऑफ स्पेशलिस्ट। कपड़ों को प्रिंट करने के लिए वेवर्स को किसी स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ती थी, जिसे ब्लैक प्रिंटर्स के नाम से भी जाने जाते थे, जिसे हम चिपीगार के नाम से भी जानते थे। Handloom weaving and the occupation associated with it provided livelihood from millions of Indians। हाँ, ये एक ऐसा पेशा था जो लाखों लोगों को कहीं ना कहीं रोजगार प्रोवाइड करता था, इसलिए और ये उसमें बहुत पॉपुलर और प्रचलित भी हुआ करता था, ठीक है। तो ये हुआ वेवर्स और उनके बारे में डिस्क्रिप्शन की। वेवर्स कौन थे, बेसिकली उनका काम क्या था, किस तरह के वेवर्स थे, उनकी कम्युनिटी क्या थी, कितने कम्युनिटी के वेवर्स बेसिकली हुआ करते हैं, इसके बारे में हमने जाना। ओके, मूव टू द नेक्स्ट।
और नेक्स्ट टॉपिक इज द डिक्लाइन ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल। हाँ, ये सबसे सोचने वाली बात है कि जहां इतना हमारा टेक्सटाइल जो था फल फूल रहा था, डिमांड इतनी ज्यादा थी, नॉट ओनली इन द यूरोप बल्कि वर्ल्ड में इसके डिमांड थे, वो पतन की ओर क्यों बढ़ा? द डिक्लाइन ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल। देखते हैं डिक्लाइन की ओर क्यों बढ़ा, लेट्स सी। The development of the cotton industry in Britain affected textile producers in India in several ways। हाँ, अभी हमने पहले पढ़ा था कि कहीं ना ब्रिटिशर्स ने कहीं ना कहीं टेक्सटाइल को बहुत ज्यादा प्रमोट किया, अपने देश में बनाना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से भारतीय वेवर्स जो थे बहुत प्रभावित हुए थे। कैसे कह रहा है? द डेवलपमेंट ऑफ द कॉटन इंडस्ट्री इन ब्रिटेन में जैसे जैसे कॉटन इंडस्ट्री डेवलप होते गए, अफेक्टेड टेक्सटाइल प्रोड्यूसर इन इंडिया, जो कि भारतीय टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स, इंडियन टेक्सटाइल प्रोड्यूसर जो थे, उनको बहुत मायनों में सेवरल वेज में कहीं ना कहीं अफेक्ट किए, प्रभावित किए। कैसे तरह देखते हैं? फर्स्ट, Indian textile now had to compare with the British textile in the European and American market। हाँ, भारतीय टेक्सटाइल को अब तुलना कंपेयर किया जाने लगा था ब्रिटिश मार्केट से, और उसके कपड़ों और इसके कपड़ों में कहीं ना कहीं अंतर लोग कंपेयर कर रहे थे इस मामले में, क्योंकि हमने पढ़ा अभी जस्ट कि ब्रिटिश टेक्सटाइल जो कंपनी जो थे वो कहीं ना कहीं इंडियन टेक्सटाइल के सारे प्रिंट्स को, सारे चीज को, टेक्नोलॉजी को कॉपी किया करते थे वो लोग। तो कहीं ना कहीं आगे चल के इन दोनों कपड़ों, दोनों तरह के कपड़ों में कंपैरिजन स्टार्ट हो गई। फर्स्ट, इंडियन टेक्सटाइल नाउ हैड टू कंपेयर विद द ब्रिटिश टेक्सटाइल इन द यूरोपियन एंड अमेरिकन मार्केट। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट हुआ करते थे, क्योंकि यहाँ पे इंडियन टेक्सटाइल की बहुत ज्यादा डिमांड हुई करती थी। कह रहा है आगे कह रहा है सेकंड, एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल टू इंग्लैंड आल्सो बिकम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट सिंस वेरी हाई ड्यूटीज were imposed on Indian textile imposed to Britain। हाँ, सबसे दूसरा और सबसे बड़ा रीजन तो ये रहा था कि जो इंडियन टेक्सटाइल जो इंपोर्ट होते थे इंडिया से इंपोर्ट होके उस कंट्री में, उस पर ड्यूटीज यानी उस पर टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिए गए थे, बहुत हाई टैक्स पे करना पड़ा, जिसकी वजह से कुछ खास फायदा नहीं होता। पहले था कि इस टेक्सटाइल को ड्यूटीज कम होने की वजह से नॉर्मल चीप एंड बेस्ट प्राइस में आप परचेज करो और जाके वहां सोल्ड आउट कर सेल कर दो, लेकिन अब ड्यूटीज बढ़ जाने की वजह से कहीं ना कहीं ये बहुत प्रॉब्लम हो रहा था इस चीज को लेके। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये था कि जो इंडिया, द डिक्लाइन ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल, भारतीय कपड़ों की डिमांड जो है एकाएक वहां पे गिरने लगी। राइट, ये दो मेन इंपॉर्टेंट रीजन थे। आगे कहता है बाय द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी इंग्लिश मेड कॉटन टेक्सटाइल सक्सेसफुली आउटस्टेड इंडियन गुड्स फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल मार्केट इन अफ्रीका। और इस सबसे बड़ा बदलाव तो हमें यहाँ देखने को मिला। कह रहा है बाय द बिगिनिंग ऑफ द 19वीं शताब्दी की अगर शुरुआत में देखें, इंग्लिश मेड कॉटन टेक्सटाइल सक्सेसफुली आउटेड इंडियन गुड्स। हाँ, इंग्लिश मेड कॉटन टेक्सटाइल जो है उन लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से भारतीय उत्पादों को क्या किया, बेदखल कर दिया था फ्रॉम द ट्रेडिशनल मार्केट ऑफ अफ्रीका, अमेरिका एंड यूरोप। जो पारंपरिक मार्केट थे अफ्रीका, अमेरिका एंड यूरोप के, उसे इंडियन गुड्स को क्या किया, इसने बेदखल कर दिया, क्योंकि इसकी डिमांड 19th सेंचुरी में इंग्लिश मेड कॉटन टेक्सटाइल की जो डिमांड थी वो बढ़ गई थी, क्योंकि हम सबने जाना कहीं ना कहीं इंडियन टेक्सटाइल कपड़ों की कॉपी करके उन लोगों ने इसकी तुलना, कंपैरिजन स्टार्ट कर दी थी, जिसकी वजह से भारतीय उत्पाद जितने भी थे, गुड्स जो थे, उसे बेदखल कर दिया उसको, वो भी उसके पारंपरिक मार्केट से जहां सबसे ज्यादा डिमांड हुआ करता था इसका। फिर आगे कहता है Thousands of weaver in the India were now thrown out from employment। yes, जिससे हजारों की मात्रा में जो वेवर्स थे उन्हें रोजगार से हटा दिया गया, बाहर कर दिया गया। बंगाल वेवर्स वेयर द वर्स्ट हिट, और बंगाल वेवर को बुरी तरह से बाहर कर दिया गया। इंग्लिश एंड यूरोपियन कंपनी स्टॉप बाइंग इंडियन गुड्स। सबसे बड़ा पॉइंट तो यहाँ था कि इंग्लिश और यूरोपियन कंपनी जो थे उन्होंने इंडियन गुड्स को खरीदना बंद कर दिया, जिससे कहीं ना कहीं इंडियन टेक्सटाइल कंपनी जो है बहुत ही प्रभावित हुआ। एंड देयर एजेंट नो लॉन्गर गेव आउट एडवांस टू वेवर टू सिक्योर सप्लाई। उसके जो एजेंट थे उन लोगों ने एडवांस भी देना बंद कर दिया। पहले तक एडवांस देने से एक सिक्योर सप्लाई बना हुआ था कि एडवांस मिल गया, मुझे इतने कपड़े क्या है बना के मुझे मार्केट में भेजने हैं, लेकिन वो भी अब क्या हुआ, वहां के जो एजेंट थे उन लोगों ने सप्लाई को बंद कर दिया पूरी तरह से। आगे कहता है डिस्ट्रेस वेवर रोड पिटीशन टू द गवर्नमेंट टू हेल्प देम। और कहीं ना कहीं से तंग आकर जो वेवर्स थे उन लोगों ने पिटीशन यानी कि याचिका दायर की, याचिका दिया गवर्नमेंट को कि
उनकी हेल्प की जाए, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे इतने वर्कर्स को एक साथ निकाल देना बाहर, जॉबलेस हो जाना बहुत बड़ी बात थी। यही सब कुछ मेन रीजन है जिससे हम कह सकते हैं द डिक्लाइन ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल। बट वर्स वाज स्टिल टू कम, अभी लेकिन इससे भी बुरा होने वाला था। इतना ही नहीं, आगे कहता है बाय द 1830 ब्रिटिश कॉटन क्लोथ फ्लोडेड इंडियन मार्केट्स, हाउ इन फैक्ट बाय द 1880 2/3 ऑफ ऑल कॉटन क्लोथ्स वोर बाय इंडियन वेयर मेड अप ऑफ क्लोथ प्रोडक्ट्स इन ब्रिटेन। हाँ, अभी इतना ही तो बुरा हुआ है, इससे भी और ज्यादा बुरा होना ये बाकी था। कह रहा है 1830 के बाद ब्रिटिश कॉटन क्लोथ फ्लोडेड इंडियन मार्केट, जो ब्रिटिश कॉटन क्लोथ थे कहीं ना कहीं भारतीय मार्केट को पूरी तरह से धुल दिया उन लोगों ने, उसको पीछे छोड़ दिया, पछाड़ दिया मार्केट में। अपने ब्रांड, अपने बने हुए कपड़ों को उन लोगों ने प्रमोट किया, क्योंकि हम सब जानते हैं, नो डाउट कह सकते हैं कहीं ना कहीं उन लोगों ने कॉपी ही किया था, लेकिन उसकी डिमांड एकाएक इतनी बढ़ गई क्योंकि इंडियन टेक्सटाइल को वहां यूरोपियन ट्रेडिशनल मार्केट में पहुंचने से रोका गया था, इसके प्रोडक्शन को कम कर दिया गया, इंपोर्ट कम कर दिया गया। तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं ब्रिटेन क्लोथ्स के जो रिक्वायरमेंट है वो एकाएक बढ़ गए, जिससे उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। फिर आगे कहता है दिस अफेक्टेड नॉट ओनली द स्पेशलिस्ट वेबर बट द स्पिनर्स आल्सो। हाँ, और इस कारण से जो स्पेशलिस्ट वेबर थे, बहुत ही सिर्फ उन पे प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि वेबर जो बुनकर थे उन पे भी एक विशेष प्रकार का प्रभाव पड़ा इस एक्शन से। थाउजेंड्स ऑफ रूरल women who made a living of spinning cotton thread were रेंडेड जॉबलेस। हाँ, और लगभग हजारों महिलाएं जो थी, जो इस पेशे से, इस व्यवसाय से अपने जीवनचर्या, अपनी लाइवलीहुड को जो सरवाइव करती थी, वो एकाएक क्या है, जॉबलेस हो गई, क्योंकि इंडियन जितने भी क्लोथ थे उसके डिमांड जो एकाएक उस मार्केट से कम हो गए। ठीक है, और उसको कहीं ना कहीं बैन कर दिया गया, और ब्रिटिश थे उनके डिमांड एकाएक बढ़ गए थे, और ये सब भी कारण थे जिसकी वजह से हम ऐसा कह सकते हैं। आगे कहते हैं हैंडलूम वेविंग डिड नॉट कंप्लीटली डाई इन इंडिया। लेकिन सबसे अच्छी बात यहाँ ये रही थी, ये तो बुरा हुआ हम कह सकते हैं, लेकिन एक अच्छी पॉइंट जो हमें दिखी और हमें मिली है वो ये था, कह रहा हैंडलूम वेविंग डिड नॉट कंप्लीटली डाई इन इंडिया। जो हैंडलूम वेविंग थी वो पूरी तरह से इंडिया में नहीं खत्म हुआ था, वो कहीं ना कहीं अभी जिंदा था। जैसे कि ये तो वेविंग का काम था, बेसिकली कॉटन, मुसलिन के कपड़े और इस तरह कपड़े, कॉटन टेक्सटाइल थे, वो तो पतन की ओर बढ़े थे नो डाउट, लेकिन अभी भी हैंडलूम यानी कि हाथ से बना हुआ कुछ ऐसे कपड़े थे, हाथों के बने हुए, जो वो अभी भी जिंदा थे। कैसे? दिस वाज बिकॉज सम ऑफ टाइप क्लोथ्स कुड नॉट बी सप्लाइड बाय मशीन्स। हाँ, इसके कुछ ये कारण थे कि कुछ ऐसे कपड़े थे जो कि ना ही मशीन से बनाया जाता और ना ही मशीन का उसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। कैसे? कह रहा है हाउ कुड मशीन्स प्रोड्यूस साड़ीज विद इंट्रैक्ट बॉर्डर्स और क्लोथ विद द ट्रेडिशनल वोवेन पैटर्न। हाँ, आपने अक्सर देखा होगा साड़ी में बहुत ही एक विशेष प्रकार के जटिल बॉर्डर हुआ करते थे। उस बॉर्डर को आप मशीन से कैसे डिजाइन करो, कहीं ना कहीं उस बॉर्डर को बनाने के लिए आपको अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता था। क्लोथ विद ट्रेडिशनल वोवेन पैटर्न, और जो पारंपरिक कपड़े जो थे, ठीक है, उसकी जो बुनाई थी कहीं ना कहीं वो हाथ से, वो मशीन कैसे कर सकता था? यहाँ क्वेश्चन है। This had a wide demand not only amongst the rich but also amongst the middle class। और इसकी डिमांड, सबसे अच्छी बात ये थी कि सिर्फ अमीरों में नहीं हुआ करती थी, बल्कि साथ साथ गरीबों में भी इस तरह के कपड़े यानी कि साड़ियां जो इस तरह की जो बॉर्डर युक्त होती थी, उसकी डिमांड गरीबों में नहीं, कैसे मिडिल क्लास फैमिली में भी वैसी थी जैसे कि रिचेस्ट फैमिली में हुआ करती थी। ठीक है, कह रहा दिस हैड अ वाइड डिमांड नॉट ओनली अमंगस्ट the rich but also amongst the middle class। Yes, nor did the textile manufacture in Britain produce a very coarse cloth used by the poor people in India। You must have heard of सोलापुर in Western India। आपने सोलापुर का नाम सुना होगा, जो कि वेस्टर्न इंडिया में आता है, एंड मदुरा इन साउथ इंडिया। एक्चुअली यहाँ मदुरा लिखा हुआ है, दैट इज इन साउथ इंडिया। These two towns emerged in important new centers of weaving। हाँ, और ये जो दो टाउन थे बेसिकली वो भर कर आए किसके लिए? वेविंग के लिए। इन द लेट 19th century, later dying in the national movement, later during the national movement, Mahatma Gandhi urged people to boycott imported textile and used to hand spun and hand woven cloth। और इतना ही नहीं, आगे चल के गांधी जी ने एक अहम रोल प्ले किया था, बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले किया था अपने इस हैंडमेड कपड़ों को प्रमोट करने के लिए। कैसे, जरा देखते हैं। कहता है These two towns emerged important center of the weaving late 19th century। ये तो हमने जाना है। कहता है
ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट, जब नेशनल मूवमेंट चल रहा था उस समय महात्मा गांधी ने एक तरह का कह सकते हैं कि अंकुश लगाने की कोशिश किया ब्रिटेन कपड़ों पे। उन्होंने कोशिश किया, कह रहे हैं महात्मा गांधी अर्ज पीपल टू बायकॉट इंपोर्टेड टेक्सटाइल। उन्होंने कहा कि विदेशी कपड़ों को लेना इस्तेमाल करना बंद करो और अपने देश में हाथ के बने हुए कपड़ों को आप लोग इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दो। ये एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट चला था जिसमें विदेशी कपड़े को बायकॉट किया गया था और हाथों से बना हुआ अपने स्वदेशी कपड़ों को प्रमोट किया गया था। इसमें गांधी जी ने बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले किया था उस समय। कहता है बायकॉट इंपोर्टेड टेक्सटाइल एंड यूज्ड हैंड स्पॉट एंड हैंड वोवन क्लॉथ लाइक खादी जनरली बिकम अ सिंबल ऑफ नेशनलिज्म। और खादी जो आगे चलकर राष्ट्रीयता का एक बहुत बड़ा परिचय, बहुत बड़ा प्रमाण बना। खादी के कपड़े जो कि चरखे के थ्रू बनाए जाते थे कह सकते हैं, और ये हैंडमेड था, इसमें विदेश का कोई भी चीज इंक्लूड नहीं था, ये पूरी तरह से स्वदेशी हुआ करता था। इसलिए खादी आगे चल के क्या हुआ, राष्ट्रीयता का प्रतीक, राष्ट्रीयता का सिंबल बना आगे चल के। द चरखा केम टू रिप्रेजेंट इंडिया एंड इट वाज पुट द सेंटर ऑफ द ट्राई कलर फ्लैग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस अडॉप्टेड इन द 1931। वो आगे चल के जो चरखा है वो उसे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अडॉप्ट किया 1931 में। किस चीज के लिए, ट्राई कलर, यानी हमारा जो तिरंगा था उसके सेंटर में उसे लगाया गया। आज जो वहां पे अशोक चक्र है उसके जगह पे एक समय में वहां पे चरखा लगाया जाता था। ये इतना इंपॉर्टेंट हुआ क्योंकि ये नेशनलिज्म का प्रतीक बन चुका था उस समय इस मूवमेंट के बाद। तो कहता था चरखा कम टू रिप्रेजेंट इंडिया नो डाउट एंड इट वॉज पुट एट द सेंटर ऑफ ट्राई कलर। इसको ट्राई कलर तिरंगे के बीच में इसको पुट किया गया एंड फ्लैग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस अडॉप्टेड इन 1931। जो 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो फ्लैग अडॉप्ट किया था उसमें इस तरह के चेंजेस किए गए थे। व्हाट हैपेंड टू द वेवर्स एंड स्पिनर्स टू लॉन्च देयर लाइवलीहुड। लेकिन इन सब के बावजूद अगर हम बात करें तो उन स्पिनर्स और वेवर्स का क्या हुआ जिन्होंने अपनी लाइवलीहुड खो दी थी। क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा द डिक्लाइन ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल, इसमें बहुत सारे ऐसे वेवर्स थे जिन्होंने आगे उस समय अपनी नौकरी अपनी लाइवलीहुड्स को पूरी तरह से खो चुके थे। उनका क्या हुआ, उसके बारे में बात करते हैं। मेनी वेवर्स बिकम एग्रीकल्चर लेबरर्स। हाँ, बहुत सारे ऐसे लेबर थे जो कि आगे चल के एग्रीकल्चर लेबर के बन गए, राइट। यहाँ अपनी खेती गृहस्थी में उन लोगों ने अपना काम को स्टार्ट किया। सम माइग्रेटेड टू सिटी इन सर्च ऑफ वर्क, कुछ तो है प्रवासी बन गए, शहरों में चले गए जॉब की तलाश में, जॉब को ढूंढने के लिए। और कहता है and yet other went out of the country for work of plantation in Africa and South America। कुछ तो विदेश से बाहर चले गए किस चीज के, प्लांटेशन के काम में, दैट इज इन अफ्रीका एंड South America। Some of these handloom weavers also found work in the new cotton mills। और कुछ को तो देखा गया कि नए नए कॉटन मिल्स जो अराइज हुए थे that were established by Bombay now in Mumbai, राइट। अहमदाबाद, सोलापुर, नागपुर, इन कानपुर। कुछ लेबर्स जो थे जो इन जगहों पर कॉटन मिल में काम करना कहीं ना कहीं स्टार्ट कर दिए थे। लोग कॉटन मिल से जुड़ चुके थे पूरी तरह से। तो कह सकते हैं कि जितने भी वेबर्स थे जो अपने लाइवलीहुड को खो चुके थे, अपनी जॉब को खो चुके थे, जॉबलेस हो चुके थे, उनमें से कुछ कहीं चले गए, कुछ एग्रीकल्चर से जुड़ गए, कुछ विदेश में चले गए प्लांटिंग के काम में, राइट। और कुछ जो है वो कॉटन मिल से जुड़ गए जो कि बेसिकली कुछ खास शहरों में लाइक बॉम्बे, दैट इज नाउ इन मुंबई, अहमदाबाद, सोलापुर, नागपुर एंड कानपुर में जो कॉटन मिल थे उससे जुड़ गया। हमारा अगला टॉपिक जो है दैट इज कॉटन मिल कम अप। यस, अब तो इतना हो गया कि हमने विदेशी कपड़ों को बाइकआउट कर चुके थे, नो डाउट, ठीक है। इसके बाद से हमने स्वदेशी अपनाना स्टार्ट किया, लाइक खादी के कपड़े, हैंडमेड वोवन कपड़े जो थे उसको अपनाना स्टार्ट किया। तो कहीं ना कहीं हमारे अपने देश में इस तरह कपड़ों का डिमांड बढ़ा, तो वो आगे चलकर जो कॉटन मिल्स जो है वो भी आगे उभर कर सामने आए। कॉटन मिल्स का भी आगे देखने को मिला। इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली आज हमने देखा इंडियन टेक्सटाइल एंड यूरोपियन मार्केट। इंडियन टेक्सटाइल थी और यूरोपियन मार्केट की बात करें तो दोनों में क्या तुलना थी, क्या अंतर थी। हु वर द वेवर्स, वेवर्स के बारे में हमने जाना। द डिक्लाइन ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल, ये थोड़ा अलग हटके था इस टॉपिक से, बट इसके बारे में जाना। अगले क्लास में जानेंगे कॉटन मिल्स कम अप। ओके।